हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अभी तक हमने कवर किया है कॉन्सेप्ट्स एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। 2 लेक्चर हम कर चुके हैं, आज ही हमारा थर्ड लेक्चर है, थर्ड वीडियो है ऑन एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज्ड सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर। अगर मैं इसे सिंपल वर्ड्स में बोलूँ ना, लेमन लैंग्वेज में, तो इंटरनेशनल बिजनेस ना बच्चे हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बना देता है। पहले कंज्यूमर सिर्फ अपनी कंट्री से प्रोडक्ट यूज़ करता था, राइट। बट आज इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से कंज्यूमर्स के पास ऑप्शंस हैं कि वो दुनिया भर में कहीं से भी अपने प्रोडक्ट्स को परचेज़ कर सकते हैं एंड उसके बेनिफिट्स एंजॉय कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कंज्यूमर कोको कोला परचेज़ करता है तो वो यूएसए की है। मैकडॉनल्ड्स जो फ्रेंचाइजी यहाँ पे खुली हुई है वो भी यूएसए की है, राइट। हम सैमसंग के मोबाइल्स यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट्स और यूज़ करते हैं तो वो साउथ कोरिया के होते हैं। ब्राज़ीलियन कॉफ़ी ब्राज़ील की है। बच्चे, जब कंज्यूमर को ज़्यादा वैरायटी और बेटर क्वालिटी मिलती है ना, तो उन्हें इकोनॉमिक वेलफेयर और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाता है। क्लियर है? देखो, इस ये कहता है इंटरनेशनल बिजनेस इंक्रीज करता है कंजम्पशन लेवल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ पीपल बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू अ वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। अब इसके की पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट है ग्रेटर प्रोडक्ट वेराइटी। इसका मतलब है कंज्यूमर के पास जब ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं ना बच्चे प्रोडक्ट में, राइट, तो उसके जो प्रोडक्ट की वैरायटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और ये कैसे पॉसिबल हुआ है? इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से। क्लियर है? सेकंड है बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब वो गुड्स क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ करता है ना बच्चे कंज्यूमर, तो उसकी लाइफ में भी ऑटोमेटिकली इम्प्रूवमेंट आता है, उसकी लाइफ ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती है एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी रेज होता है एंड इकोनॉमिक वेलफेयर भी इम्प्रूव होता है। साथ ही साथ कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन भी हायर हो जाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं वाइडर मार्केट की। बच्चे, हमें पता है अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है तो वो मीन्स अपनी सिर्फ कंट्री के अंदर ही बिजनेस कर रही है, उसके जो कस्टमर्स होंगे सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के होंगे एंड वो कंपनी जो कस्टमर्स को टारगेट करेगी सिर्फ अपनी डोमेस्टिक मार्केट के कस्टमर्स को ही टारगेट करेगी, राइट। लेकिन अगर वहीं कोई इंटरनेशनल कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस में कंपनी है, राइट, तो वो पूरी दुनिया को अपनी मार्केट बना लेती है एंड पूरी दुनिया के कस्टमर्स को टारगेट करती है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ना ये है कि अगर कोई कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस कर रही है ना, तो उसके कस्टमर्स ज़्यादा होंगे, कस्टमर ज़्यादा होंगे तो सेल्स ज़्यादा होंगी, सेल्स ज़्यादा होंगी तो उनका प्रॉफिट ज़्यादा होएगा। मोर कस्टमर्स, मोर सेल्स एंड मोर प्रॉफिट। अगर किसी कंट्री में डिमांड कम भी हो जाती है ना, तो वो दूसरी कंट्री से सेल्स जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से अपना प्रॉफिट इजीली निकाल सकती है। वाइडर मार्केट का मतलब ना यही है कि इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपेंड करता है अपनी मार्केट को बियॉन्ड डोमेस्टिक बाउंड्रीज। अपनी डोमेस्टिक बाउंड्रीज को क्रॉस करके फर्म्स अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकती है अलग अलग कस्टमर्स को जो वर्ल्ड में अलग अलग जगह है, इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ओनली ऑन वन कंट्री। सिर्फ एक ही कंट्री के कस्टमर्स पे डिपेंड नहीं रहती है फर्म एंड वर्ल्ड में अलग अलग जगह सेल कर सकती है अपने प्रोडक्ट्स को। की पॉइंट्स में भी यही कहता है कि कस्टमर बेस ज़्यादा होगा तो सेल्स ज़्यादा होंगी, सेल्स ज़्यादा होंगी तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ होएगा एंड हम अपनी डोमेस्टिक डिमांड पे लेस डिपेंडेंट रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अमूल अपने प्रोडक्ट्स को पहले सिर्फ इंडिया में सेल करता था, लेकिन आज अमूल एक्सपोर्ट करता है अपने डायरी प्रोडक्ट्स को दूसरी कंट्रीज़ में, जैसे यूएसए में, यूएई में, ऑस्ट्रेलिया में एंड सिंगापुर में। क्लियर है आप सबको ये पॉइंट? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। अब आते हैं नेक्स्ट एडवांटेजेस पे, रिड्यूस्ड इफेक्ट ऑफ बिजनेस साइकिल। सबसे पहले समझते हैं बिजनेस साइकिल का मतलब क्या होता है। बिजनेस साइकिल का मतलब है इकोनॉमी में बूम और रिसेशन का आना। बूम मतलब एक ऐसा पीरियड जहाँ पे मार्केट ग्रो कर रही होती है एंड रिसेशन मीन्स एक ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पे मार्केट का डाउनफॉल चल रहा होता है, मंदा आ रहा होता है मार्केट में। क्लियर है? अब हर कंट्री की बिजनेस साइकिल ना अलग अलग होती है, किसी भी कंट्री की सेम नहीं होती है। हो सकता है एक कंट्री में अगर रिसेशन है तो दूसरी कंट्री में इकोनॉमी ग्रो कर रही हो, बूम पीरियड चल रहा हो। अगर कोई कंपनी सिर्फ एक ही कंट्री में बिजनेस करती है ना, तो और वहाँ पे रिसेशन आ जाता है
तो उसके सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों कम हो जाएंगे, राइट। लेकिन अगर वही कंपनी किसी दूसरी कंट्री में भी बिजनेस कर रही है एंड वहाँ पे बूम पीरियड चल रहा है, तो वो कंपनी अपने लॉसेस को रिकवर कर सकती है दूसरी कंट्री से। क्लियर है? सो बिजनेस साइकिल का मतलब यही होता है बच्चे, बिजनेस साइकिल डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। ड्यूरिंग रिसेशन इन वन कंट्री, फर्म कैन कंटिन्यू अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम कंट्रीज एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर किसी एक कंट्री में रिसेशन चल रहा है तो फर्म अपनी प्रॉफिट्स को अर्न कर सकती है किसी दूसरी कंट्री में जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है, बूम पीरियड चल रहा है। तो इसके की पॉइंट्स हैं कि ये रिसेशन के इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकती है, रेवेन्यू कंपनीज का स्टेबल रहता है एंड बिजनेस ऑपरेशंस इंक्रीज होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ड्यूरिंग इकोनॉमिक स्लोडाउन इन यूरोप, मैनी मल्टीनेशनल कंपनीज इंक्रीज्ड देयर फोकस ऑन एशियन मार्केट। अगर यूरोप की मार्केट स्लो डाउन हो जाती है तो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती हैं, अपना फोकस एशिया की मार्केट पे लेके आती है एंड वहाँ से अपने लॉसेस को रिकवर करती है। अब नेक्स्ट एडवांटेज है लार्ज स्केल इकोनॉमीज़। जब कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट सेल करती है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन करनी पड़ती है। सपोज़ करो एक कंपनी है जो सिर्फ अपनी मार्केट में प्रोडक्शन कर रही है, तो उसकी प्रोडक्शन सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स तक लिमिटेड होगी, उतनी ही लिमिटेड होगी जितना उसकी डिमांड है। लेकिन अगर वही एक सेम कंपनी अपनी मार्केट में भी एंड दूसरी कंट्री में भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है, तो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी क्योंकि कस्टमर्स ज़्यादा हैं, राइट। सो इकोनॉमिक्स का ना यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है बच्चे, हायर प्रोडक्शन लीड्स टू लोअर कॉस्ट पर यूनिट। मतलब जब आप बल्क में प्रोड्यूस कर रहे हो ना, तो आपकी कॉस्ट कम आती है, राइट। इसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है इससे, राइट। सो प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है एंड प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। सो ये कहता है इंटरनेशनल मार्केट इंक्रीजेस प्रोडक्शन वॉल्यूम, लार्ज स्केल प्रोडक्शन रिड्यूसेस कॉस्ट पर यूनिट एंड इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। सिंपल सा मतलब है कि जब हम इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं तो हमें प्रोडक्शन ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर एक कंपनी बच्चे सपोज करो सिर्फ एक ही स्टेट में अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है, राइट, इंडिया की सपोज करो सिर्फ हरियाणा में ही उसके प्रोडक्ट सेल होते हैं, तो उसके कस्टमर्स की डिमांड का है हरियाणा तक ही लिमिटेड है। लेकिन अगर वही कंपनी दूसरी स्टेट में भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है या पूरे इंडिया में सेल कर रही है, तो उसके कस्टमर्स की डिमांड ऑल ओवर इंडिया से आएगी एंड उसे अपनी प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, तो उसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है? की पॉइंट्स देखते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंक्रीज होगा, सो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, टेक्नोलॉजी बेटर होगी, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे एंड प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल, सैमसंग मैन्युफैक्चर्स मिलियंस ऑफ स्मार्टफोन फॉर ग्लोबल मार्केट, रिड्यूसिंग प्रोडक्शन कॉस्ट थ्रू मास प्रोडक्शन। सैमसंग बच्चे जो है क्या करता है, बहुत ग्लोबल मार्केट के लिए मैन्युफैक्चर करता है फ़ोन को, सो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, कम होती है एंड वो मास प्रोडक्शन करता है, जिस वजह से कॉस्ट कम होती है एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट इज पोटेंशियल अनटैप्ड मार्केट्स। सबसे पहले समझते हैं अनटैप मार्केट का क्या मीनिंग होता है। अनटैप मार्केट का मतलब होता है बच्चे एक ऐसी मार्केट जहां अभी डिमांड है लेकिन कंपटीशन कम है, या हम कह सकते हैं जहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को फुली एक्सप्लोर नहीं किया गया है। अब इस पॉइंट को समझते हैं। कहता है कि इंटरनेशनल बिजनेस ना कंपनीज को न्यू कंट्रीज़ में एंटर करने की अपॉर्चुनिटीज़ देता है, इससे उन्हें न्यू कस्टमर्स मिलते हैं, कंपनीज की सेल इंक्रीज होती है एंड उनका बिजनेस एक्सपेंड करता है। की पॉइंट्स देखते हैं। न्यू कस्टमर्स आए, प्रॉफिट्स ज़्यादा हुए, बिजनेस एक्सपेंशन में हेल्प हुई एंड मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ। डेफिनेशन देखो, इंटरनेशनल बिजनेस प्रोवाइड्स फर्म्स विद अपॉर्चुनिटीज़ टू एंटर न्यू मार्केट वेयर डिमांड हैज़ नॉट येट फुल्ली एक्सप्लोर्ड। सो इंटरनेशनल बिजनेस की हेल्प से हम उस कंट्री की मार्केट में भी टैप कर सकते हैं जहाँ पे अभी डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड एक्सप्लोर नहीं किया गया है उस मार्केट को फुली। फॉर एग्जाम्पल, बाटा सेल्स फुटवेयर ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो Bata sells footwear not only in India but also in Bangladesh, Kenya and several African countries। कहता है कि बाटा सिर्फ अपने फुटवेयर्स को अगर सिर्फ इंडिया में सेल करता तो उसकी मार्केट की डिमांड सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड रहती, लेकिन बाटा अपने फुटवेयर्स को बांग्लादेश एंड अदर कंट्रीज़ में भी सेल करता है, सो डिमांड ज़्यादा है। नेक्स्ट एडवांटेज है अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस फॉर डोमेस्टिक बिजनेस। सो इसे ना पहले बच्चे थोड़ा सा समझ लेते हैं। सपोज करो जब कोई भी फॉरेन कंपनी
किसी कंट्री में एंटर करती है तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए ना एक अपॉर्चुनिटी भी होती है और थ्रेट भी। अगर इंडिया के अंदर कोई भी बाहर की कंपनी एंटर करती है तो वो कंपनी इंडिया में अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करेगी डोमेस्टिक कंपनीज़ के लिए एंड थ्रेट्स भी क्रिएट करेंगी। कैसे समझते हैं? सबसे पहले समझते हैं अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट होगी। अब कोई भी बाहर की फॉरेन कंपनी हमारे इंडिया में आएगी तो वो साथ में अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी लाएगी, बेटर मैनेजमेंट टेक्निक्स भी आएंगी एंड इनोवेटिव आइडियाज़ भी लेकर आएंगी। अब डोमेस्टिक फर्म्स उनसे सीखकर अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर सकती है, राइट। अब चैलेंजेस कैसे? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। अगर डोमेस्टिक कंपनी इम्प्रूव नहीं करेंगी तो कस्टमर्स फॉरेन ब्रांड्स की तरफ शिफ्ट करेंगे, इसलिए चैलेंज भी क्रिएट करती है। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा। फॉरेन फर्म्स ब्रिंग एडवांस टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट practices and innovation. At the same time, they create competition, encouraging domestic firms to improve their performance. की पॉइंट्स देखते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ लेके आती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है, बेटर मैनेजमेंट, इनोवेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। अब हम देखते हैं चैलेंजेस कौन कौन से होते हैं। कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है एंड नीड फॉर कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट। डोमेस्टिक कंट्रीज़ को कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है अपने प्रोडक्ट्स में, अपनी क्वालिटी में। एग्जाम्पल, द एंट्री ऑफ हुंडई एंड किया। हुंडई एंड किया की कार्स आती है, हम सब जानते हैं। एनकरेज इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनीज लाइक मारुति सुजुकी एंड टाटा मोटर्स टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड टेक्नोलॉजी। जब बाहर की कंपनीज हमारे इंडिया में आती है, ऑटोमोबाइल कंपनीज, तो जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज हैं जैसे मारुति सुजुकी एंड टाटा मोटर्स, उन्होंने भी अपनी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लेके आए एंड टेक्नोलॉजी एडवांस की, राइट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। इसे थोड़ा समझते हैं पहले। इंटरनेशनल बिजनेस में ना बच्चे, हर कंट्री वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है जिसमें वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होती है, राइट। जब कंट्रीज़ अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करती है ना तो कॉस्ट कम आती है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है एंड बेटर यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का। अब इसे पढ़ते हैं। कंट्रीज स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन विच दे हैव अ कंपैरेटिव एडवांटेज लीडिंग टू एफिशिएंट प्रोडक्शन एंड लोअर कॉस्ट। कहते हैं कि कंट्रीज प्रोड्यूस करती है उन गुड्स एंड सर्विसेज को जिनमें उनके पास कंपैरेटिव एडवांटेज है, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोडक्शन एफिशिएंसी से होती है एंड कॉस्ट मिनिमम आती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ब्राज़ील की कॉफ़ी है, केन्या में टी है, जापान में ऑटोमोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी है एंड इंडिया में टेक्सटाइल्स एंड आईटी सर्विसेज में। बच्चे, स्पेशलाइजेशन लीड्स टू हायर एफिशिएंसी एंड लोअर कॉस्ट। स्पेशलाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि जब आप किसी चीज़ में स्पेशलाइज हो, लाइक आप एफिशिएंटली उस काम को कर सकते हो कि आपके मिनिमम कॉस्ट आ रही है या फिर बहुत कम कॉस्ट आ रही है। क्लियर है? अब करते हैं नेक्स्ट एडवांटेज, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड। जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं ना बच्चे, तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। अच्छा, आप सबको पता है इंटरनेशनल बिजनेस ना सिर्फ इंडिविजुअल कंपनीज को ही बेनिफिट नहीं देता, बल्कि हमारी पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को ग्रो करता है। कैसे? जब कंट्रीज आपस में ट्रेड करती है ना तो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स इंक्रीज होते हैं, राइट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट होती है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होती हैं। इससे क्या होता है कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, राइट, एंड कंट्रीज़ का जीडीपी भी इंक्रीज हो रहा है, मींस ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है। इंटरनेशनल बिजनेस प्रमोट्स ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी लीडिंग टू ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। की पॉइंट्स देखते हैं। हायर जीडीपी, मोर एम्प्लॉयमेंट, बेटर इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीज्ड इनोवेशन। एग्जाम्पल, कंट्रीज लाइक सिंगापुर, साउथ कोरिया, चाइना अचीव्ड रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड। ये कह रहे हैं कि ये जो कंट्रीज़ हैं ना, इन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव की है। सो हमारा ये जो पॉइंट है कि एडवांटेज है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड। सो इंटरनेशनल ट्रेड हमारी हेल्प करता है वर्ल्ड की इकोनॉमिक को मच बेटर बनाने में, ज़्यादा ग्रो करने में। डिस्कस नेक्स्ट एडवांटेज, ऑप्टिमम एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज। बच्चे, हर कंट्री के पास ना रिसोर्सेज इक्वल क्वांटिटी में नहीं होते हैं। किसी कंट्री के पास ज़्यादा होते हैं तो किसी कंट्री के पास कम होते हैं।
हो सकता है किसी कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे एंड मे बी किसी कंट्री के पास स्किल्ड लेबर ज़्यादा होंगी एंड किसी के पास एडवांस टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो सकती है, जैसे जापान के पास है। अब इंटरनेशनल बिजनेस ना इंश्योर करता है कि हर रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन हो। जिस कंट्री के पास जितनी ज़्यादा एबंडेंस होती है ना, वो उसी प्रोडक्ट में स्पेशलाइज होती है एंड बाकी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करती है। अगर जापान में जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो जापान क्या करता है, अपनी टेक्नोलॉजी में ट्रेड करता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता है, राइट। International business ensures that natural, human, and financial resources are used where they are most needed, reducing wastage and improving efficiency. इंटरनेशनल बिजनेस ये इंश्योर करता है कि जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाए, कोई वेस्टेज ना हो, कम से कम वेस्टेज हो एंड एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा आए। की पॉइंट्स: efficient resource allocation, maximum utilization and reduce wastage. Example: crude oil is exported from Middle Eastern countries to India, where it is refined and used for transportation and industries. Next advantage is cultural transformation. बच्चे, इंटरनेशनल बिजनेस में ना सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का ही एक्सचेंज नहीं होता, हम फूड हैबिट्स का, लाइफस्टाइल का, कल्चर का, आइडियाज़ का, ये सारी चीज़ें भी एक्सचेंज करते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस प्रमोट्स द एक्सचेंज ऑफ कल्चर, ट्रेडिशन, वैल्यूज़, फूड, फैशन एंड लाइफस्टाइल अमंग कंट्रीज़। बच्चे, आज ना हम डिफरेंट कंट्रीज़ की फूड हैबिट्स को, फैशन ट्रेंड्स को, म्यूज़िक को और टेक्नोलॉजी को ईजिली अडॉप्ट कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम पिज़्ज़ा खाते हैं, तो पिज़्ज़ा कहाँ का है? इंडिया का तो नहीं है, इटली का है, तो हमने इटली की फूड हैबिट को अडॉप्ट कर लिया। सुशी भी आजकल इंडिया में काफ़ी चल रही है, जापान की है, राइट। एंड कोरियन नूडल्स चल रहे हैं, कोरियन मैगी आजकल आप सब बहुत ज़्यादा बीच में ट्रेंड में आई थी, बना के खाते थे, सो वो कोरिया से आई है। कोरियन स्किन केयर चल रहा है जो साउथ कोरिया से है। एंड हमारे इंडिया की क्या है? योगा, जो आजकल पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुकी है। इसके की पॉइंट्स देखो: कल्चरल एक्सचेंज, बेटर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन। Example: yoga from India has become popular worldwide, while pizza from Italy and sushi from Japan are enjoyed across many countries. इंटरनेशनल बिजनेस ना बच्चे कनेक्ट करता है सिर्फ इकोनॉमीज को नहीं, बल्कि हमारे कल्चर को भी। लास्ट एडवांटेज है knitting the world into a closely interactive village, which is also known as concept of global village. आजकल ना क्या होता है, प्रोडक्ट्स ना एक कंट्री में डिज़ाइन हो रहे हैं, दूसरी कंट्री में मैन्युफैक्चर होते हैं एंड थर्ड कंट्री में सेल किए जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है एप्पल का आईफोन। इसका डिज़ाइन यूएसए में होता है, चिप्स ताइवान में बनती हैं, वहाँ से आती हैं, डिस्प्ले साउथ कोरिया से और असेंबल चाइना में होते हैं एंड उसके बाद फ़ोन्स को अलग अलग कंट्रीज़ में सेल किया जाता है। पढ़ते हैं: इंटरनेशनल बिजनेस कनेक्ट्स कंट्रीज इकोनॉमिकली, सोशली एंड टेक्नोलॉजिकली, मेकिंग द वर्ल्ड फंक्शन लाइक अ ग्लोबल विलेज। कहता है इंटरनेशनल बिजनेस कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है इकोनॉमिकली, सोशली एंड टेक्नोलॉजिकली एंड वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज की तरह मतलब फंक्शन करता है वर्ल्ड। की पॉइंट्स है: ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस, फास्टर कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। Example: Apple iPhone is designed in the USA, uses chips from Taiwan, display from South Korea, assembled in China and sold worldwide. इसी इंटरकनेक्टेड सिस्टम को ना बच्चे ग्लोबल विलेज कहते हैं। सो आई होप इस वीडियो से आपका कंसेप्ट एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस क्लियर हुआ हो। अगर ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल UGC NET Commerce with Yashika. Thank you for watching. I will see you in next class. Happy learning. Bye bye.